टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी में हम टेंस को बोलते हैं काल, या फिर अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो टेंस को हम समय भी बोल सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं टेंस दादाजी है तो दादाजी के 3 बेटे हैं। एक है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं हम भूतकाल और फ्यूचर को बोलते हैं हम भविष्य काल। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये वर्तमान काल है। और पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे कल मैंने पढ़ाया था, जो बीत चुका है वो होते भूतकाल। और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय, अभी आया नहीं है, आने वाले समय को हम भविष्य काल यानी कि फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कल मैं पढ़ाऊंगी तो आने वाले समय को हम बोलेंगे फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। प्रेजेंट के 4 बेटे हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट के भी 4 बेटे हैं। मजे की बात यह है कि जो प्रेजेंट के बेटे का नाम है सेम नाम पास्ट के भी बेटे का नाम है और फ्यूचर के भी बेटे के नाम सेम है। अब जैसे हम लोग अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, उसी तरह से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सरनेम लगा रहता है उनके पिता का, यानी कि प्रेजेंट हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो तय हो गया कि प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, पास्ट के 4 बेटे हैं और फ्यूचर के 4 बेटे हैं। तो हमें कितने टेंसेस सीखने हैं? 4 3 कितने हो गए? 12। यानी कि हमें इस वीडियो में 12 टेंसेस सीखने होते हैं। ये अगर हम ये 12 टेंसेस सीख लेते हैं तो हम इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। और मजे की बात अगर मैं ये बताऊं कि सिर्फ ये 4 के यूजेस आप सीख लेते हैं तो आप 12 टेंसेस को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको सिंपल तो मिलेंगे, साथ में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, डू, डज जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो लगाने होते हैं। देन वर्ब आपको लगाना होता है, देन ऑब्जेक्ट आपको लगाना होता है। यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है। अगर हम ये फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो हम कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। सारे सेंटेंस इसी पे बेस्ड होते हैं, इसी से सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस तो इसी तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर आपके सेंटेंस में नहीं आएगा ही, नहीं के लिए आपको नॉट लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। उसके बाद आपको वर्ब लगाना होगा एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में लगाना होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, देन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ गया है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। देन वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां का जहां ही रह जाता है। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वे होते हैं जो कार्य को करते हैं। जैसे राम खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। सीता नाचती है तो नाचने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है।
सब्जेक्ट समझ में आ गए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की बात करेंगे। पहले इंडेफिनिट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो देख लेते हैं। प्रेजेंट में आपको इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में डू डज का यूज करना होता है, पास्ट वाले सेंटेंस में डिड का यूज करना होता है और फ्यूचर वाले सेंटेंस में विल का यूज करना है इनडेफिनिट में। अब ये इनडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट वे होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, यानी कि अनिश्चित होते हैं। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित होते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ है, कब वो खत्म होगा या फिर अभी चल रहा है, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट कहते हैं। यानी कि जैसे कोई काम आप आदत के तौर पे करते हैं, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, वह गाना गाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह स्कूल जाता है, वह नाचता है, तो कोई काम आदत के तौर पे हम करते हैं ना, उसमें वही हमारा इनडेफिनिट होता है। अगर हम पास्ट में बात करें, मैं पढ़ाती थी, मैं खाती थी, मैं जाती थी, वह स्कूल जाता था, तो था आपके आ रहे हैं और वो काम आप आदत के तौर पे करते हैं तो वो इनडेफिनिट होते हैं। फ्यूचर में वो जाता होगा, वो खाता होगा, वो पीता होगा, ऐसे वाले सेंटेंस किस में आएंगे, इनडेफिनिट में आएंगे। यानी कि कोई काम जो अनिश्चित होता है, उसकी कोई टाइम टेबल नहीं होती है कि कब वो खत्म होगा, कब वो शुरू हुआ है, कब वो खत्म होगा या फिर कंटिन्यू चल रहा है, हमें फिक्स टाइमिंग नहीं पता होती है, वो इनडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। अब है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वे होते हैं, आपको समझ में ही आ गया, बोलने से ही समझ में आ रहा है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। मैं खेल रही हूँ, मैं जा रही थी, मैं जा रही होंगी, ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में आएंगे, कॉन्टिन्यूअस में आएंगे कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। मेरे जाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, मैं जा रही हूँ यानी कि कंटिन्यू जाने का काम चल रहा है, तो वो होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में प्रेजेंट में जो वर्तमान काल होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। अब इज लगता है किसमें, एम किस में लगता है, आर किस में लगता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। कॉन्टिन्यूअस के पास्ट में लगते हैं वॉज वर और फ्यूचर में लगते हैं विल बी। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट वे होते हैं जो परफेक्टली खत्म हो चुका है या परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है। कोई काम परफेक्ट तरीके से खत्म हो गया या परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो गया है। जैसे वह टीवी देख चुका है, मतलब उसका टीवी देखने का काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, हमें पता है। तो कोई काम परफेक्टली कोई काम खत्म हो चुका होता है तो वो परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव, पास्ट में होते हैं हैड और फ्यूचर में होते हैं विल हैव। तो हेल्पिंग वर्ब यही होते हैं, इन्हीं का यूज आपको करना है पूरे सेंटेंस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब मैं आपको समझाऊंगी आप इसको देख देख कर समझ में आएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे होमवर्क भी देने वाली हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब होमवर्क बनाइएगा तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब्जेक्ट की बात हम लोगों ने कर लिया, हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोगों ने कर लिया, अब क्या बच गया, वर्ब। वर्ब क्या होता है, चलिए वर्ब को भी देख लेते हैं। तो वर्ब हमारा होता है, टाइप हमारा वर्ब होता है V1, V2, V3, V4, V5, जिसमें से ज्यादा काम आता है हमारा V1, V2, V3। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। हैव, हैड, had, first form have, second form had, third form had. Be, was, been, first form be, second form was, third form been. Do, did, done, first form do, second form did, third form done. वैसे ही अगर हम बोले go, went, gone, यानी कि go यानी कि जाना, went यानी कि गया, gone यानी कि जा चुका है। तो और V4, V5 क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जब आपका फर्स्ट फॉर्म रहता है ना, अगर आप उसमें ING लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप ING ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है V4। प्ले है, प्ले में ING हम लोगों ने लगा दिया तो हो गया प्लेइंग। हैव है, उसमें ING लगा दिए तो हैविंग। बी है, उसमें ING लगा दिए तो बीइंग। और डू है, उसमें ING लगा दिए तो डूइंग। तो यही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हो जाता है फिफ्थ फॉर्म।
जैसे प्ले में हम लोगों ने एस लगा दिया तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्म। लेकिन ये सारा आपको याद करना होगा। हैव का फिफ्थ फॉर्म हैज होता है, बी का इज होता है, डू का डज होता है। ये तीनों आपको याद करना होगा। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होती है कि हैज जो होता है ना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होते हैं, इज जो होते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होते हैं, डज जो होते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होती है। तो आप इसे याद कर लो ताकि अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो आपका मुंह बंद ना हो, आप फटाफट इसका जवाब दे सको। तो ये तो बात हो गई, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों ने सब्जेक्ट समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया, वर्ब समझ लिया। बच गया क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिसपे सब्जेक्ट कार्य करता है, जिसका प्रभाव पड़ता है, कोई भी काम का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो मैं पढ़ा क्या रही हूं? इंग्लिश जो है ना वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब पढ़ाने का काम, मैं पढ़ाने का काम क्या कर रही हूँ? इंग्लिश का काम कर रही हूँ ना, इंग्लिश में प्रभाव जा रहा, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे माँ खाना बना रही है, माँ क्या बना रही है? खाना बना रही है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलने का काम किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा। तो ये सारे हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट, जिसपे सब्जेक्ट कार्य करता है, वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट। प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, तीनों के एक साथ हम लोग इनडेफिनेट कर लेते हैं। ता है, ता हूं, ते हैं, इसकी पहचान है कि कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ता हूं, ते हैं आएगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन आप इसे ना समझकर एक और अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि जो काम आप आदत के तौर पे करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं? डू डज। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है डू डज। अगर हम लोग बात कर दें तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लग जाएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो, एंड देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे, यानी कि कोई काम आदत के तौर पे आप पास्ट में करते थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। यही होता है इसका फॉर्मूला। और फ्यूचर की पहचान ता होगा, ते होंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई काम आप आदत के तौर पे करते होंगे, उसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको विल लगाना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने नोटिस किया इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, इसमें भी हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, लेकिन फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगा है। अब देखिए सेंटेंस को हम लोग पहचानते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, अगर हम इसे बनाए या आदत के तौर पे, ता हूँ भी आ रहा और आदत के तौर पे बता रहे मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई हमारा सब्जेक्ट देन राइट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। इसमें डू डज आया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम लोग देखे डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया वो भी मैं बताऊंगी। सेकेंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। मैं पत्र लिखता था, आई रोट अ लेटर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हम बोले आई रोट अ लेटर, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड लगाना था, लेकिन हम लोगों ने लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया ये भी हम अभी समझने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पत्र लिखूंगा, लिखूंगा गागेगी आ रहा है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें हम बोलेंगे आई विल राइट अ लेटर। सब्जेक्ट सबसे पहले देन विल हमारा लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर। ये तो बिल्कुल सही हम लोगों ने बनाया ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों में डू डज और डिड तो आया ही नहीं। तो ये हम कैसे, डू डज का यूज तो करना था लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि गाइस जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाले सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो उसमें एस एस जोड़ेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पास्ट का इंडेफिनिट रहा और सिंपल सेंटेंस
सेंटेंसेस रहा, उसमें नेगेटिव नहीं, सिंपल सेंटेंस रहा, तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, बस यही रूल है। लेकिन अब डू डज कहाँ लगाए, ये सवाल है ना, डू डज कैसे वाले सेंटेंसेस में लगाए, ये भी चलिए देखते हैं। डू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब करते हैं? डू डज का यूज हम सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में करते हैं। अब कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं, सब्जेक्ट के पहले अगर डू डज रहा यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहा, तो वो कौन सा क्वेश्चन बनता है? वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या सेंटेंस? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले। यानी कि हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब डू डज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू डज आएगा लेकिन नॉट आएगा। अब नॉट किस में आता है? नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट आता है, यानी कि डू डज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे उसमें डू डज नहीं आएगा, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डू डज आएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे तो डू डज आएगा, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो डू डज आएगा। समझ में आ गया बात? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब ये बात रहा कि डू किस में लगाएंगे, डज किस में लगाएंगे। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, सी, इट या फिर किसी भी पर्सन का नाम, ये हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो उसमें आपको डज का यूज करना है। क्या चीज का? डज, DOES, डज का यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अगर कोई अदर सब्जेक्ट रहा तो उसमें आपको डू का यूज करना है। बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया डू डज। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिड की। डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले डिड आ गया, मतलब ये हम क्वेश्चन करें किसी से, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर सब्जेक्ट के बाद डिड आया उसके बाद नॉट आएगा, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें हम डू डज या डिड का यूज नहीं कर सकते। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू डज और डिड का यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे तो डू डज डिड का यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे तो डू डज डिड का यूज करेंगे। ठीक है, डू डज डिड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस को बना के हम देख लेते हैं कि कैसे डू डज डिड का यूज करेंगे हम किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं बोल दे यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन डू डज लगाएंगे एंड द लास्ट नॉट लगाएंगे। हमारा चलिए स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए आई होता है, आई के साथ हम डू लगाएंगे क्योंकि आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो आई के साथ डू लगा दिए। देन हमें नॉट लगाना था, नॉट लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब आप डू डज का और डिड का यूज कर देंगे उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ने के लिए स्टडी लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई डू नॉट स्टडी, मैं पढ़ता नहीं हूँ। अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि मैं पढ़ता नहीं था, तो हम आई लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद पास्ट के लिए हम डिड का यूज करते हैं, तो डिड लगा दिए। देन नॉट स्टडी, आई डिड नॉट स्टडी, मैं पढ़ता नहीं था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ क्या मैं पढ़ता था, क्या यानी कि मैं किसी से सवाल कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है। देन सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी। क्या मैं पढ़ता था, डिड आई स्टडी। मतलब जो भी आपका सेंटेंस है डू डज आगे हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले। क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवाल कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी डू आई नॉट स्टडी। डू आई नॉट स्टडी, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्या मैं पढ़ता नहीं था, डिड आई नॉट स्टडी। क्या मैं पढ़ता नहीं था, डिड आई नॉट स्टडी। तो गाइज आई होप आपको डू डज डिड में सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। चलिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस को बना के देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। जैसे अगर मैं बोलूँ रवि कुर्सी को घसीट रहा है, रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कुर्सी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि घसीटने का काम किस पे किया जा रहा है, कुर्सी पे कर रहा है। सब्जेक्ट किसको घसीट रहा, कुर्सी को घसीट रहा, तो कुर्सी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और घसीटना ये हमारा हो गया वर्ब। ये हम लोगों ने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया।
तो अब हम देखते हैं कि ये इंडेफिनेट का है, क्योंकि ता है, ती है, आ रहा है, यानी कि ये हमारा इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट का है तो हम बोलेंगे रवि कुर्सी को घसीटता है। अगर सिंपल सेंटेंस बनाए तो बोलेंगे रवि ड्रैग्स दिस चेयर। रवि ड्रैग्स दिस चेयर। रवि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर्सन का नाम है। तो रवि के साथ ड्रैग, घसीटने के लिए हम ड्रैग का यूज किए, उसमें एस लगा दिए तो हो गया ड्रैग्स दिस चेयर। किसको घसीट रहा, कुर्सी को, दिस चेयर। रवि ड्रैग्स दिस चेयर। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो रवि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसके साथ डज का यूज होगा। हम बोलेंगे रवि डज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है कि रवि कुर्सी को नहीं घसीटता है, नहीं घसीटता है हम बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। रवि डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। अगर यहाँ पे आप डज का यूज कर देते हैं ना तो यहाँ पे आपको एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ क्या रवि कुर्सी को घसीटता है तो मैं बोलूंगी डज रवि ड्रैग दिस चेयर। जो हमारा डज यहाँ पे हम यूज किए, क्वेश्चन जब पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसको स्टार्टिंग में यूज कर देंगे और बोलेंगे डज रवि ड्रैग दिस चेयर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें कि क्या रवि कुर्सी को नहीं घसीटता है तो हम बोलेंगे डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। डज का यूज कर दिए, देन रवि, उसके बाद हमारा नॉट का यूज कर दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिस चेयर। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, आपने, आई होप आपने लिया होगा, तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि कुर्सी को नहीं घसीटता है। अगर मैं बोलूँ रवि क्या घसीटता है, मैंने ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, मैंने बोला रवि क्या घसीटता है, तो हम बोलेंगे क्या। सवाल पूछने के दो तरीके होते हैं। एक सवाल हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं एंड देन सेकंड जो स्टार्ट करते हैं वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो कब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, कब हम WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ये समझने वाली बात है। जब आप आगे वाला से आधा जवाब की उम्मीद कर रहे हैं तब उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन अगर आप आगे वाला से पूरा जवाब चाहते हैं तब आपको उसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होता है। जैसे कि पहला जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें मैंने पूछा था क्या रवि कुर्सी घसीटता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रवि कुर्सी घसीटता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, यस नो। अगर रवि कुर्सी घसीटता है तो आप बोलिएगा यस, अगर नहीं घसीटता है तो आप बोलिएगा नो। तो आप मुझे आधा जवाब दे रहे हैं ना, तो आधा जब जवाब देंगे तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे अपने सेंटेंसेस को। अब मैं पूछ रही हूँ रवि क्या घसीटता है, तो आप क्या बोलिएगा, रवि कुर्सी घसीटता है। पूरा जवाब दे रहे हैं ना, रवि क्या घसीटता है तो रवि कुर्सी घसीटता है। आप मुझे पूरा जवाब दे रहे हैं तो मैं अपना WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। मैं बोलूंगी व्हाट डज रवि ड्रैग। वर्ड के बाद आपको डज लगाना है, देन रवि ड्रैग। व्हाट डज रवि ड्रैग, रवि क्या घसीटता है। तो ये फर्क होता है ये हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और WH फैमिली वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यही फर्क है जो आपको पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम कुर्सी नहीं घसीटते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। पास्ट की बात कर दी तो हम बोलेंगे ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। उसने के लिए ही, गिराने के लिए ड्रॉप्ड। हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ड्रॉप, गिराने के लिए ड्रॉप होता है, सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड होता है। क्या गिरा दिया, द नाइफ ऑन द फ्लोर, फर्श पर चाकू गिरा दिया, तो हम बोलेंगे ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे कि उसने चाकू फर्श पे नहीं गिरा दिया तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। डिड नॉट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें डिड का यूज करना होगा, देन जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। तो वही हम लोगों ने किया, ही डिड नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। अगर मैं बोलूँ क्या उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया, क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, तो आप क्या बोलेगा, हाँ गिरा दिया। हाँ, आप आधा जवाब दे रहे हैं तो मैं बोलूँगी डिड ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। क्या उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया, डिड ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। अगर मैं बोलूँ क्या उसने चाकू फर्श पर नहीं गिरा दिया तो मैं बोलूँगी डिड ही नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। डिड ही नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने क्या फर्श पर गिरा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने क्या फर्श पर गिरा दिया तो आप मुझे पूरा जवाब देंगे ना कि उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया, यानी कि पूरा जवाब दे रहे हैं। तो ये आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके ये सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की।
वो तुम्हें माफ कर देगा, ही विल फॉरगिव यू, ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा, फ्यूचर में माफ कर देगा। ही हमारा सब्जेक्ट है वो के लिए, और विल हमारा जो वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है वो हम लोगों ने लगा दिया। देन माफ करने के लिए फॉरगिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसे, तुम्हें माफ कर देगा, यानी कि यू। ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा। वो तुम्हें माफ नहीं कर देगा, ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ नहीं कर देगा, ही विल नॉट फॉरगिव यू, नॉट का यूज कर दिए। अगर सवाल पूछेंगे क्या वो तुम्हें माफ कर देगा, विल ही फॉरगिव यू, विल ही फॉरगिव यू, क्या वो तुम्हें माफ कर देगा। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ कि क्या वो तुम्हें माफ नहीं कर देगा, विल ही नॉट फॉरगिव यू, विल ही नॉट फॉरगिव यू, क्या वो तुम्हें माफ नहीं कर देगा। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाइएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन तुम्हें माफ कर देगा। अब मैं आपसे पूछूंगी कौन तुम्हें माफ कर देगा, तो आप क्या बोलेगा, वो जो भी है, राम है, कोई भी है, आप पूरा मुझे जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे हम सवाल पूछेंगे WH फैमिली वर्ड से। ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है, पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है, तो पूजा हमारी सब्जेक्ट हो गई। इंग्लिश पढ़ाने का काम किस पे किया जा रहा है, इंग्लिश पे किया जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, और पढ़ाने का काम हो रहा है ना, यानी कि ये हमारा हो गया वर्ब। तो पूजा पढ़ा रही है, पूजा इज टीचिंग इंग्लिश, पूजा सब्जेक्ट थी, इज हमारा लगाना था। पूजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसीलिए इज। अब किस में इज एम आर लगता है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो इज लगाइएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और जो अदर आपके बच गए यू, वी, दे या फिर टू पर्सन हो तो उसमें आपको आर का यूज करना है, ठीक है। तो पूजा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए पूजा के साथ इज। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था जो पढ़ाने का टीच होता है, और फोर्थ फॉर्म हो गया टीचिंग। क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, तो पूजा इज टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं बोलूँ पूजा इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है तो मैं बोलूँगी पूजा इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, पूजा इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या पूजा पढ़ा रही है, इज पूजा टीचिंग इंग्लिश। क्या पूजा नहीं पढ़ा रही है, इज पूजा नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, पूजा क्या पढ़ा रही है। अब मैं आपसे पूछूं पूजा क्या पढ़ा रही है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है, पूरा जवाब दीजिएगा। यानी कि ये हमारा WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके ये हमारा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। वॉज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और वर्ड लगता है अदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे वो एक संतरे को छील रही थी, वो कौन है, लड़की है कोई, क्योंकि रही थी हम बोल रहे ना, वो लड़की है। सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए वॉज का यूज किए। छीलने के लिए पील ऑफ का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पील ऑफ। छीलने के लिए हम पील ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, इसलिए पीलिंग ऑफ हो गया। सी वॉज पीलिंग ऑफ, क्या छील रही थी, एक संतरा, एन ऑरेंज। सी वॉज पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, वो एक संतरा छील रही थी। वो एक संतरा नहीं छील रही थी, सी वॉज नॉट पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, वो एक संतरा नहीं छील रही थी। आगे मैं बोलूँ क्या वो एक संतरा छील रही थी, तो मैं बोलूँगी वॉज सी पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। क्या वो एक संतरा छील रही थी, वॉज सी पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो मैं बोलूँगी क्या वो एक संतरा नहीं छील रही थी, वॉज सी नॉट पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, वॉज सी नॉट पीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइएगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो बता रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसमें हमारा विल भी लगता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। आप सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं। जैसे वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा है ना, कौन, ही, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। वह खेल नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। विल बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वो खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। क्या वो खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। क्या वो नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग,
विल ही नॉट बी प्लेइंग। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम जा रहे होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहले बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव लगता है अदर सब्जेक्ट के साथ। जैसे आपने कईयों को गुमराह किया है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? आपने, यानी कि यू के साथ हैव लगेगा। उसके बाद गुमराह करने का फर्स्ट फॉर्म होता है मिसलीड, MISLEAD। गुमराह करने के लिए मिसलीड का स्पेलिंग ये होता है, और जब हम इसे थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो मिसलेड हो जाएगा। यू हैव मिसलेड मेनी, मतलब आपने कईयों को गुमराह किया है। यू हैव मिसलेड मेनी। अगर मैं बोलूं आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है, यू हैव नॉट मिसलेड मैनी। यू हैव नॉट मिसलेड मैनी। क्या आपने कईयों को गुमराह किया है? हैव यू मिसलेड मैनी? हैव यू मिसलेड मैनी? क्या आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है? हैव यू नॉट मिसलेड मैनी? हैव यू नॉट मिसलेड मैनी? तो इस तरह से हम हैज हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमें किस किस ने कॉल किया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पास्ट परफेक्ट, उसने मुझे जकड़ लिया था। उसने हमारा सब्जेक्ट है जो ही है, ही के साथ हैड लगाएंगे। ही हैड क्लेंस्ड हिम। जकड़ने के लिए क्लेंच होता है, क्लेंच का थर्ड फॉर्म होता है क्लेंस्ड। ही हैज क्लेंस्ड मी, उसने मुझे जकड़ लिया था। उसने मुझे नहीं जकड़ लिया था, ही हैड नॉट क्लेंस्ड मी। ही हैड नॉट क्लेंस्ड मी। क्या उसने जकड़ लिया था? हैड ही क्लेंस्ड मी। क्या उसने नहीं जकड़ा था? हैड ही नॉट क्लेंस्ड मी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइएगा। पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे उस दिन किसने जकड़ा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। इसमें सब हेल्पिंग वर्ब विल हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा। मेरे पापा घर पहुंच गए होंगे, फ्यूचर में मेरे पापा घर पहुंच गए होंगे। माई फादर विल हैव रिच्ड होम। रिच होता है पहुंचने के लिए और रिच्ड होता है थर्ड फॉर्म। माई फादर विल हैव रिच्ड होम। मेरे पापा घर नहीं पहुंच चुके होंगे, माई फादर विल नॉट हैव रिच्ड होम। क्या मेरे पापा घर पहुंच गए होंगे? विल माई फादर हैव रिच्ड होम। क्या मेरे पापा घर नहीं पहुंच गए होंगे? विल माई फादर नॉट हैव रिच्ड होम। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाइएगा फ्यूचर परफेक्ट में। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कल सुबह वो अमेरिका निकल चुका होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लिए, सीख लिए। चलिए अब लास्ट जो हमारा बचा है उसे भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर पहले हम ध्यान देते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमें हैज हैव का यूज करना होगा, देन हमें बिन लगाना होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा, देन ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद सिंस, फॉर, फ्रॉम, तीनों में से एक का यूज करना होगा किसी टाइम के लिए। चलिए सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। एक बात मैं बता देती हूँ, सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें, जैसे वह सुबह से खेल रही है, कब से खेल रही है हमें पता है ना, कब से खेल रही है, सुबह से खेल रही है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। कितने बजे से पढ़ रहा है? 2 बजे से। हमें टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि वह 2015 से हिंदी बोल रही है, वह उसने 2018 में अपना एडमिशन करवाया। तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता हो तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको टाइम ड्यूरेशन हो, जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, उसने 2 सालों से हिंदी बोलना स्टार्ट किया, तो 2 साल पहले कितना हो रहा था? 2000 कितना हो रहा था? 17, 18, 19। 2 साल पहले तो कुछ भी हो सकता है, 2 घंटा पहले तो कितना भी बच सकता है। मैंने बोल दिया कि वो 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो आप अपना टाइम निकाल पाएंगे कि वो 2 बजे से पढ़ रहा, 4 बजे से पढ़ रहा, 7 बजे से पढ़ रहा। आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो जब आप किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें फॉर का यूज करें कि आपको पर्टिकुलर टाइम पता नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में आपको पता नहीं है, तो उसमें आपको फॉर का यूज करना है।
और फ्रॉम का यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए, इसका थोड़ा अलग रूल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिंस और फॉर आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मुझे पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना, कब से, सुबह से खेल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगी आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, देन बिन लगाना था, बिन लगा दिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था, प्लेइंग लगा दिए, पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से बता रहे हैं ना, इसीलिए सिंस मॉर्निंग लगाए। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमें नॉट यूज़ करना होगा तो हैव और बिन के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना होगा। आई हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, हैव आई बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, हैव आई नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता हो तो उसमें सिंस का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो सुबह से पढ़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हम कई सालों से मिल रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कई सालों से, कई सालों बता दिए मैंने, तो क्या आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, कितने साल, कितने हो रहे थे, 2018 था, 2019 था, 2020 था, ये मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ बोला कई सालों से, तो कितना भी साल हो रहा होगा ना, तो इसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे वी हैड मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैड का यूज़ करना होगा, तो हम बोलेंगे वी हैड बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। फॉर का यूज़ किया क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं पता है। अगर मैं बोलूँ हम कई सालों से नहीं मिल रहे थे, वी हैड नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। वी हैड नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या हम कई सालों से मिल रहे थे, हैड वी बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स, हैड वी बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या हम कई सालों से नहीं मिल रहे थे, हैड वी नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, इसमें सिंस का यूज़ करना है या फॉर का यूज़ करना है वो आप समझिए। नेक्स्ट है कल वो सुबह से पढ़ रही होगी। इसमें जो मैंने कल लगा दिया ना, यानी कि हम फ्यूचर की बात करें, और फ्यूचर कब की बात करें, कल की बात करें, वो अभी आया नहीं है, फ्यूचर आया नहीं है, कल की बात करेंगे तो उसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे टुमारो, कल के लिए टुमारो, वह सुबह से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। कल वो सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, टुमारो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। टुमारो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये हम लोगों ने फ्रॉम की बात कर लिया। अब क्या वो कल सुबह से पढ़ रही थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें भी आपको फ्रॉम का यूज़ करना है क्योंकि कल की बात की, अभी आया नहीं है, कल से वो पढ़ना स्टार्ट करेगी, इसीलिए हम उसमें फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब इसी के साथ हम लोगों ने 12 टेंसेस को सीख लिया बिल्कुल बारीकी से। अब मैंने जो जो आपको होमवर्क दिया उसे ज़रूर आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी प्रैक्टिस कितने अच्छे से हो पाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।